ईरान में उत्तर पश्चिम के इस्फहान की तस्वीरों में क्या छिपा है? ईरान के करमनशाह बेस की ये तस्वीर क्या कहना चाहती है? ईरान की बिदगानेह की तबाही के पीछे युद्ध का कौन सा राज है? बंदर अब्बास के खोरकू में ईरान पर हमले का भविष्य क्यों देखा जा रहा है? इस्फहान के उत्तर दक्षिण में खड़े ये वाहन तूफान का केंद्र क्यों बन गए हैं? तबरीज नॉर्थ से आई तबाही की इस तस्वीर में ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध का कौन सा कोड वर्ड छिपा हुआ है? ईरान के कोणार्क बेसिन को सैटेलाइट की निगाहों से क्यों देखा जा रहा है? इजराइल की सेना ईरान के नक्शे पर 3 जगहों पर 80 विमान से हमले का दावा क्यों कर रही है? अमेरिका और इजराइल को पूरे ईरान में सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश है? अमेरिका ने यूक्रेन के बाद मिडिल ईस्ट में अपना ड्रोन डिफेंस सिस्टम क्यों तैनात करने के आदेश दिए हैं? चलते युद्ध में ईरान के किस हथियार की नकल करने पर अमेरिका मजबूर हो गया है? अमेरिका के युद्ध में 8 दिन के भीतर 75,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च करने पड़े हैं? ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में ईरान की सबसे बड़ी ताकत और विरोधियों की सबसे बड़ी मुसीबत 2 चीजें हैं। पहली, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम। दूसरा, ईरान के सस्ते ड्रोन। ईरान के ड्रोन का हमला इतना घातक है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी चलते युद्ध में इसकी नकल तैयार करने को मजबूर हो गई। युद्ध में पहली बार अमेरिका ने अपने ड्रोन टास्क फोर्स स्कॉर्पियन को उतारा है। ये 1 वे अटैक ड्रोन है और बहुत सफल है। मैं जोर देकर बताना चाहता हूँ, ये ड्रोन मुख्य रूप से ईरानी डिफेंस के हैं। हम इन्हें अमेरिका ले गए, वहाँ और बेहतर बनाया। अब हम उसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुझे अपने सैनिकों पर गर्व है जो दुश्मन को परेशान करने वाले आविष्कार कर रहे हैं। युद्ध के इतिहास में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का चैप्टर जब जब खुलेगा तब उसे पढ़ने वालों को पता चलेगा कि युद्ध कला में वाटरशेड बदलाव हुआ था। वो जानेंगे कि कैसे युद्ध का परिणाम मिसाइल मैथमेटिक्स से निकला था। अब युद्ध की गणित में दो कांस्टेंट हैं, एक मिसाइल और दूसरा इंटरसेप्टर। जिसकी संख्या कम होगी उसका पलड़ा झुक जाएगा। मिसाइल ईरान के पास है, जबकि इंटरसेप्टर की तकनीक के पहलवान हैं अमेरिका और इजराइल। जंग जारी है। एयर सुपीरियरिटी अमेरिका ने पहले हासिल कर रखी है। उसके पास ईरान के ऊपर तमाम जगहों पर हमला करने की क्षमता है, एयर स्ट्राइक करने की क्षमता है। अब ईरान के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। ईरान के पास सिर्फ एक बड़ा स्टॉक फाइल है मिसाइलों का। हालांकि ये मिसाइलें बहुत ज्यादा हैं और बहुत तरह की मिसाइलें, और इसके अलावा सस्ते ड्रोन्स। और सस्ते के ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक आम शाहिद ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन जब लॉन्च किया जाता है तो उसकी कीमत सिर्फ $20,000 होती है। और ये जब अटैक करता है टारगेट के ऊपर तो इसको रोकने के लिए इंटरसेप्टर फायर करवाए जाते हैं। इंटरसेप्टर की कीमत होती है कई लाख अमेरिकी डॉलर। तो एक $20,000 के ड्रोन को खत्म करने के लिए $40 लाख का अगर इंटरसेप्टर यूज किया जाएगा, धीरे धीरे करके क्षमता इंटरसेप्टर की कम होती जाएगी। ये एक महंगा शगल रहेगा और ईरान इसी के ऊपर दांव खेल रहा है। ईरान इसी बात के ऊपर दांव खेल रहा है कि सैचुरेट कर दिया जाए इंटरसेप्टर्स को। इतने ज्यादा संख्या में ड्रोन्स फेंके जाएं, इतनी ज्यादा संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए ताकि ये महंगे इंटरसेप्टर्स जो हैं सैचुरेट हो और इनके विकल्प ढूंढने के लिए अमेरिका और इजराइल बाध्य हो जाएं। अमेरिका के पास भले ही बहुत बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, वो उनका प्रोडक्शन भी लगातार कर सकता है, लेकिन उसको अमेरिका से या तमाम अन्य जगहों से यहाँ तक लाना एक लॉजिस्टिकल चुनौती रहेगी। तो इन सब के मद्देनजर ये भविष्यवाणी सही लगती है कि अगर अमेरिका हारा तो उसके पीछे वजह सिर्फ एक होगी, ड्रोन्स ईरान के और ईरान की मिसाइलें, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, वो भी इस तरह की कि जिससे कि अमेरिका के पास कोई जवाब ना हो, और अगर जवाब देना भी चाहे तो जवाब इतना महंगा हो कि अमेरिका खुद अपने हाथ पीछे खींच ले। डेविड स्लिंग है, एरो है, आयरन डोम है, और मेडिटेरेनियन के अंदर USS जेराल्ड फोर्ड का कैरियर ग्रुप है जिसके अंदर डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनके ऊपर एजीज मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसका तोड़ ईरान ने बहुत बखूबी निकाला है। इतना भारी भरकम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसको भेदने के लिए उसने कामाकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है जो लो एल्टीट्यूड पर और लंबी दूरी तक, 1500 किलोमीटर तक की दूरी तक वो सटीक निशाना साध सकते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन में रूस ने बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से किया है, और वही ड्रोन्स का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के अंदर पुरजोर तरीके से ईरान कर रहा है। तो जहाँ पर कुछ डॉलर्स का एक ड्रोन, क्योंकि $1,000-1,500 का एक ड्रोन, और किसको चकमा दे रहा है, इतने बड़े सिस्टम को जिसके अंदर एक मिसाइल $6 मिलियन की आती है। मैं पेट्रियट मिसाइल की बात कर रहा हूँ। तो ये ईरान की टैक्टिक्स है कि वो क्वालिटी में तो नहीं मैच कर सकती, लेकिन क्वांटिटी में ओवरवेल्म कर देगी सिस्टम को, और वॉर ऑफ एट्रिशन के अंदर वो अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंस को डिप्लीट कर देगी। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। खर्च की हालत यह है कि युद्ध में पेंटागन का प्रतिदिन 9,160 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटजीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज का दावा है कि पहले 100 घंटे में ही 34,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। हर घंटे 340 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हर दिन 8,165 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। शुरुआती 4 दिनों में मिलिट्री इक्विपमेंट पर ही अमेरिका का 18,000 करोड़ रुपया खत्म हो गया था।
क्योंकि जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है उस हिसाब से आपूर्ति नहीं हो रही, और अगर मिडिल ईस्ट के अंदर इसी हिसाब से एक्सपेंडिचर होता रहा तो इनको पैसिफिक से अपनी पेट्रियट मिसाइल्स निकालनी पड़ेंगी, यानी कि ताइवान को खाली करना पड़ेगा, जापान से वो हटानी पड़ेंगी, और ये उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये यूएस के लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है। यहां पर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन आखिर कितने दिन तक अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर्स के सामने टिक पाएंगे? क्या उनका स्टॉक लंबे समय तक चलने के लिए सुरक्षित रहेगा? क्योंकि अभियान तीसरे चरण में है। तीसरे चरण का मकसद केवल एक है, वो है ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना। ईरान से आने वाली हर 5 खबर में से 3 का मैसेज एक ही होता है, या तो ईरान के मिसाइल बेस पर अटैक होता है या मिसाइल के मूविंग लॉन्चर्स पर। धीरे धीरे हम देखेंगे कि मिसाइल्स और ड्रोन्स की आपूर्ति, क्योंकि ईरान के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोई चल नहीं सकती है, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिवली अमेरिकन और इजरायलीज़ ने उनके पूरे वॉर इस्टेब्लिशमेंट को उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है, तो ये आपूर्ति नहीं होगी। लेकिन चाइनीज़ साइड से और रशियन साइड से इनकी आपूर्ति हो सकती है, वो भी रही होगी, तो वो एक चैलेंज जरूर रहेगा। अमेरिका ने यह दावा किया कि ईरान को ऐसी टेक्निकल मदद और जानकारी मिल रही है जिसके दम पर वो अमेरिकी सेना के अड्डे पर बिल्कुल सटीक हमले कर रहा है। संभव है कि जैसे रूस के खिलाफ यूक्रेन अमेरिकी मदद से लड़ रहा है, वैसे ही ईरान भी लड़े अगर युद्ध लंबा खिंचता है। देखिए, ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसके भविष्य के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। एक सबसे छोटा रास्ता तो है कि अगले 3-5 दिन में ये युद्ध रुक भी सकता है, और ये युद्ध तब रुकेगा 3-5 दिन में अगर ईरान वेनेजुएला मॉडल को फॉलो कर ले, अदरवाइज ये युद्ध लंबा चलेगा। तो अगर इस तरह का कुछ तालमेल बैठ जाता है कि ईरान कहता है ठीक है, मैं न्यूक्लियर बंद कर दूंगा, मैं अपने लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल बंद कर दूंगा, और हूथी हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करूंगा, ये 3 चीजें मैं करूंगा, तो फिर एक एक करके ट्रंप अपना युद्ध रोकेंगे, फिर सैंक्शन हटाएंगे, ये वो कुछ उस तरह का फॉर्मूला बनेगा। पर अगर वो नहीं बनता है, चांस तो भी लग रहा है कि वो नहीं, और शॉर्ट ऐसे, तो ये युद्ध लंबा चलेगा। ये युद्ध ऐसा भी रूप ले सकता है जैसे कि मानिए हूथी है या हिजबुल्लाह है, राइट, हूथी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यमन में 2/3 यमन को टोटल हूथी कंट्रोल करता है, उनकी अपनी सरकार है, वो लड़े जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, उनको कुछ हटा नहीं पा रहा। ईरान में भी वैसा ही हो सकता है, रेजीम कायम रह सकती है, बीच बीच में ये हमले भी करती रहेगी ड्रोन्स के साथ, बड़े मिसाइल ना हो पर ड्रोन्स तो है ना, तो ये बड़ी अजीब डायरेक्शंस में जा सकता है ये युद्ध। Iran, we're doing very well. ईरान में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि 0 से 10 में कितना स्कोर करेंगे, तो मैंने कहा कि 15 to 15 स्कोर करूंगा। उनकी सेना, नौसेना गई, उनका संचार खत्म है, उनके लीडर गए, उनके लीडर्स की 2 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, अब वो लीडर्स के तीसरे पीढ़ियों के साथ हैं। उनकी वायुसेना पूरी तरह से खत्म है, उनके 32 शिप भी समुद्र में डूब चुके हैं। अन्य क्षेत्र में भी हम अच्छा कर रहे हैं। Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. वर्ष 2025 के मार्च महीने में ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी मिसाइलों के अंडरवर्ल्ड का ट्रेलर जारी किया था। इस वीडियो में ईरान की मारक क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया गया। यह वही वक्त है जबकि इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था। इसमें ईरान की मिसाइलों के भंडार और क्षमता पर घातक प्रहार किए गए थे।
इस वीडियो में ईरान के ड्रोन को भी दिखाया गया। इस वीडियो को देखकर अनुमान लगाया गया था कि मिसाइल सिटी किसी पहाड़ की गुफा या अंडरग्राउंड जगह पर है। वहाँ ईरान के जो टोपोग्राफी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ग्रेनाइट रॉक्स की कमी नहीं है, और वो क्षेत्र ऐसे होते हैं कि ग्रेनाइट के रॉक के नीचे अगर आपने इंजीनियरिंग के माध्यम से अपने मिसाइल सिलोज बनाए हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हैं, तो उनको भेद पाना बहुत 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 मुश्किल होता है। ग्रेनाइट सबसे मजबूत चट्टानों में से एक माना जाता है, और हम जानते हैं कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र इनका वो एक्टिव वोल्केनो भी इस इलाके में रहे हैं, ईरान इराक में। तो ऐसे इनके पास इलाके हैं और इन्हें छुपा के रखे हैं काफ़ी तादाद में, और मैं समझता हूँ कि अभी भी इसके मिसाइल के पास, ईरान के पास अच्छी खासा तादाद मिसाइल्स की है। इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें ईरान की मिसाइलों की विध्वंसक क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। इसमें ड्रोन लॉन्चर भी दिखाए गए थे। मिडिल ईस्ट को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि ईरान में मिसाइलों के स्टोरेज ज्यादातर पहाड़ों के नीचे या पहाड़ों की आड़ में जमीन के नीचे बनाए गए हैं। ये ईरान की ताकत थे, लेकिन अब कमजोरी बन चुके हैं। तब जबकि मिसाइल सिटी के दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका और उत्तरी हिस्से पर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। मिसाइल सिटी के दरवाजे अब लगभग बंद हैं। युद्ध के पहले जो मिसाइल व्हीकल पर माउंट होकर बाहर निकल गए थे, वो फायर भी कर रहे हैं और फायर का शिकार भी हो रहे हैं। सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों से इन दावों की पुष्टि होती है। सिराज शहर के दक्षिणी हिस्से में मिसाइल सिटी से निकले लॉन्चर पर हमला किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि खाड़ी के इर्द गिर्द खड़े दिखे लॉन्चर्स का खूब शिकार हुआ। केरमन शाह के करीब भी मुश्किल में घिरी ईरानी मिसाइलें देखी गईं। शीर्ष लीडरशिप पर हमले के बाद मिसाइल से हमले की कमांड और कंट्रोल को कई हिस्सों में बांट दिया गया है। अमेरिका और इजराइल की भारी नाकेबंदी के बावजूद ईरान मिसाइल फायर कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के मिसाइल एडवांटेज को रिसर्च करके न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। अगर मैं कुछ साल पीछे जाऊं तो आपको याद होगा कि आप हमेशा सुनते थे कि हम $20 लाख की मिसाइल से $50,000 के ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। आजकल हम बहुत समय से अपने $10,000 के हथियारों से $1 लाख के ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। तो ये इसका एक पहलू है। लूकस असाधारण है, जैसे कि आप में से कई लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये एक मूल ईरानी ड्रोन डिजाइन है। हमने इसे पकड़ा, इसके पुर्जे निकाले, इसे वापस अमेरिका भेजा, इस पर थोड़ा मेड अमेरिका का लेबल लगाया, इसे वापस यहाँ लाए और हम ईरानियों के बड़े लक्ष्यों पर निशाना साध रहे हैं। ईरान के मिसाइल सिटी में कई तरह की सुविधाएं हैं। मिसाइल सिटी सड़क, रेल के जरिए जुड़ी हुई है। यहाँ से मोबाइल लॉन्चर्स के साथ मिसाइल बाहर लाई जा सकती। मिसाइल सिटी में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ मिसाइल सिटी के अंदर से भी मिसाइल फायर किए जा सकती हैं, लेकिन ऐसे मिसाइल घर केवल एक बार ही फायर करने के काम आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, और जिनका जो क्षमताएं हैं दूरी के मामले में, छोटी दूरी से लेकर के आमने सामने की लड़ाई की दूरी से लेकर के लगभग 2 से 3 हज़ार किलोमीटर तक के रेंज को कवर करती हुई मिसाइल उसके पास हैं। गति की बात करें तो साधारण बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक ईरान के पास हैं।
जो अपने खुद विकसित की हैं, बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन किया है। जो क्षमता हाइपरसोनिक मिसाइल की है उसके पास है, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल उसके पास है, तो उसके चलते ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कम नहीं आंका जा सकता। बात करें प्रोपेलेंट की तो उसके पास लिक्विड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी पे अधिकांश मिसाइल इस पे आधारित रहे हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट पे। लेकिन सॉलिड प्रोपेलेंट के मामले में भी ईरान ने काफ़ी सफलता की है, प्राप्त की है, क्योंकि जो सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं उनमें जो तैयारी का समय होता है वो बहुत कम, उसको हम तुरंत उसको दाग सकते हैं, जब चाहें उसको दागा जा सकता है चंद मिनटों में या सेकंड्स में। जबकि लिक्विड प्रोपेलेंट वाले मिसाइल को तैयार करने में अच्छा खासा समय लगता है। ईरान के पास कितना असला है, कितना उसके पास आर्सेनल है अपनी मिसाइल्स का और अपने ड्रोन्स का। ड्रोन्स तो में भी लिमिटलेस हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, परंतु फिर भी जो मिसाइल है करीब 3000 के करीब कहा जाता है उसके पास है। उसमें से करीब 500 उसने इस्तेमाल कर ली थी पिछले साल जब ये हुआ था, और अभी जो है उसने यहां पर भी काफी मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। तो अब ऐसा लगता है जो जब तक उसकी मिसाइलें चलती रहेंगी तब तक ये ईरान को उसको ये देखना पड़ेगा जो कितनी देर तक ये चला सकता है। ईरान के पास कुल मिसाइल की संख्या 3000 बताई जाती है। अमेरिका और इजराइल के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद ईरान के मिसाइल प्रहार में कमी आई है। ये कमी 86% दर्ज की गई है। प्रतिदिन 20 मिसाइल हमलों की कमी दर्ज की जा रही है। पहले दिन इजराइल ने करीब 90 मिसाइल फायर की। संडे को फायर मिसाइल की संख्या 60 हो गई। इसके बाद हर दिन 20 मिसाइल कम होती चली गई। कुल मिलाकर करीब 700 मिसाइल फायर करने का दावा किया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को ध्वस्त कर दिया है, जो कि कुल मिसाइल लॉन्चर का 60% कहा जा रहा है। अब जो उसको नुकसान हो चुका है उसको पूरा करने के लिए उसको उत्पादन की क्षमताएं चाहिए। ईरान के पास उत्पादन की क्षमताएं तो नहीं हैं, बेशक हैं, किंतु 2 कारण हैं। एक तो अभी जो युद्ध में उसकी क्षमताओं में काफ़ी उनको ध्वस्त किया गया है, काफ़ी फैक्ट्रीज को जहाँ जहाँ उनके मिसाइल बनते थे नुकसान पहुँचा है। तो वो कितना इस स्थिति में होगा कि दोबारा से अपने जखीरे को बढ़ा पाए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। एक दूसरा प्रश्न चिन्ह लग जाता है क्योंकि तमाम जो जितने उसमें आने वाले सप्लाई चेन जिसे कहते हैं, किसी भी मिसाइल में अनेकों उपकरण लगते हैं, कलपुर्जे लगते हैं, उनको भी अलग अलग फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और कोई भी देश आज ऐसा नहीं दुनिया में कि वो सब कुछ अपने देश में बनाता हो। तो वो चीज़ें जो हैं, हाँ, भारत के पास जो क्षमताएं हैं वहाँ पे हम मिसाइल्स का जहाँ तक प्रश्न है, एक एक कलपुर्जा भारत में खुद बनाते हैं हम। मुझे लगता नहीं कि जो ईरान बहुत लंबे समय तक लड़ाई इसको युद्ध को जारी रखने में सक्षम हो पाएगा केवल अपने मिसाइलों के ताकत के वजह पे। ईरान ने 1979 के बाद ही अपना मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया था। इराक के साथ युद्ध में उन्हें इसकी जरूरत थी। लीबिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस ने वक्त के साथ इसमें अहम योगदान किया। हैरान करने वाली बात यह है कि शाह के शासन में इजराइल ने भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद की, लेकिन वक्त के साथ मिसाइल की सीमा को ईरान ने पहचान लिया था। इसीलिए उसने शहीद जैसे ड्रोन बनाए जो मिसाइल डिफेंस के खिलाफ बहुत अहम साबित हुए। ईरान ने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाया है। उन्होंने उनका जो लॉन्ग रेंज लॉन्ग एंडोरेंस की ड्रोन्स इस्तेमाल किया, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट्स था अमेरिका का, जैसे उनकी राडार स्टेशन, एम्बेसीज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और ये सब हुआ है बहुत कम खर्चे में, बहुत कम समय में, और लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स उन्होंने मैन्युफैक्चर करके और उसमें दहशत भी फैलाया। क्योंकि और एक बार ड्रोन आगे चली गई, उसके पीछे पीछे जो उनके पास मिसाइल्स थी हो गई, तो उसी में फर्क यही रहा कि जो इंटरसेप्टर थे वो पहले ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में लगे, तब तक आपकी मिसाइल्स हाई वैल्यू टारगेट में और एरिया टारगेट के हिसाब से उन्होंने ध्वंस किया।
तो ये जो टारगेट ये जो स्ट्रेटेजी रही है ये बहुत सफलता हासिल किया है। लेकिन इसकी मदद से ईरान वायुसेना की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल के घातक विमान और दूसरी हवाई तैयारी के आगे ईरान की मिसाइल सिटी लगभग बंद सी पड़ गई है, क्योंकि उसके मुंह पर ऐसे विमान मंडरा रहे हैं जो एयर डिफेंस की सीमा से बाहर रहकर ईरान पर हमला करने में सक्षम है। ड्रोन ना फाइटर प्लेन का जगह ले सकता है ना मिसाइल का जगह ले सकता है। फाइटर प्लेन की रोल अलग होती है, उसमें पायलट होती है, उसकी मिशन प्लानिंग अलग होती है और उसका साथ में जो म्यूनिशंस होती है अलग होती है, और जो मिसाइल्स होती है वो अलग अलग वैरायटीज की होती है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, जो एरिया टारगेट को ध्वंस करता है। ड्रोन जो है ये एरियल थ्रेट में इन लोगों को कम्प्लीमेंट करता है। ड्रोन का मकसद होती है कि भाई जो टारगेट्स होती है उसको कम खर्चे में कम समय में कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और इसीलिए ये उसका उसी फैमिली की ये रोल अलग है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है लेकिन एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 20वीं वेव को शुरू करते हुए बड़ी संख्या में मिसाइल फायर की। इनके निशाने पर इजराइल और अमेरिकी ठिकाने थे। ईरान लगातार ऐसे रडार पर निशाना साध रहा है जो उनकी मिसाइल के लिए जाल तैयार करते हैं, जो उनके ड्रोन को पकड़ने में मदद करते हैं। इराक की नौसेना ने ड्रोन हमलों की 25वीं लहर को शुरू किया। ये 3 तस्वीरें ईरान की हवाई शक्ति का चेहरा है। हमने मीडिया रिसर्च के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोफाइल भी तैयार किया है, जिससे उनकी फायर स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईमार मीडियम रेंज मिसाइल 1700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। खुर्रमशर मीडियम रेंज मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है। फतह 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन इसकी मारक दूरी पता नहीं है। शहाब 3 मीडियम रेंज मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 800 से 1300 किलोमीटर है। गदर 1 मीडियम रेंज मिसाइल है, 1600 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। क़ियाम 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यह 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फतह 110 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 200 से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता। फतह 313 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 500 किलोमीटर तक की मार करती है। ज़ुल्फ़ागर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 700 किलोमीटर की रेंज है। डिज़ फुल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक दूरी 1000 किलोमीटर है। ये सारी मिसाइलें मिसाइल सिटी में सुरक्षित मानी जाती हैं और वक्त वक्त पर होने वाली लड़ाई में इस्तेमाल की जाती है। ईरान के मिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम से पूरी दुनिया हैरान है। सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका और इजराइल जैसी पावरफुल शक्तियां मिलकर भी उसके मिसाइल पावर को अभी तक नष्ट क्यों नहीं कर पाई, जबकि सालों से कई बार इसे मिटाने की कोशिश की गई है। एक नई तरह का वॉरफेयर सिस्टम ईरान ने इजाद किया है, जिसके अंदर मिसाइल्स को लॉन्चर के ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अंडरग्राउंड टनल से ही डायरेक्टली फायर हो जाते हैं और सीधा अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। इससे उसकी स्टेल्थ जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है और उनको डिस्ट्रॉय करना उतना ही मुश्किल हो गया है। इस करके जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के या यूएस के ये डिफरेंट साइट्स के ऊपर, अभी तक मिसाइल सिस्टम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं वो। इसके अलावा ईरान के पास तोपखाने की ताकत की तरह कोक्सन मिसाइल, ये 40 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। राड नाम की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। या अली नाम की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, सफीर, सेजिन, शाहाब, सिमोक, सोमू और टोंडूर नाम की मिसाइलें भी ईरान के बेड़े में शामिल हैं। इनके साथ ड्रोन का कॉकटेल बनाकर ईरान ने जो अटैक तकनीकी बनाई है, उसने उसे महाशक्तियों के खिलाफ काफी एडवांटेज दिया है।
ईरान ने एक और नई तब्दीली की है। पहले 24 घंटे के अंदर तो उसने मिसाइलें फायर की, वो मिसाइलें भी सुपरसोनिक नहीं थी, लेकिन अब मुख्यतः पिछले 48 आवर्स के अंदर ईरान ने ड्रोन्स ज्यादा फायर किए हैं। ये ड्रोन्स इंटरसेप्टर मिसाइल्स को खत्म कर रहे हैं। हजारों की तादाद में ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं। इस करके हजारों की तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूएस और इजराइल की लग रही हैं। बीच बीच में इन ड्रोन्स के सुपरसोनिक मिसाइल्स को फेंका जा रहा है या टारगेट्स के ऊपर लॉन्च किया जा रहा है। उसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल है। ड्रोन्स स्लो हैं जबकि सुपरसोनिक मिसाइल सुपरसोनिक हैं। इस करके वो अपने टारगेट को जाके हिट कर रही हैं। ईरान की मिसाइल उसकी ताकत है, उसकी सीमा भी है। ईरान ने अपने मिसाइल की कमजोरी को मिटाने के लिए कई दूसरे प्रयास किए हैं, लेकिन वो किसी महाशक्ति की तकनीकी श्रेष्ठता के सामने कितना टिक पाएंगे, इस पर विशेषज्ञ एक मत नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पश्चिम एशिया में जारी संकट पर विदेश मंत्री बयान देंगे। कल लोकसभा में बयान दे सकते हैं एस जयशंकर। जिस तरह की स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, लगातार तनाव है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, और इस पर अब बयान जो है वो आ सकता है भारत की तरफ से। विदेश मंत्री इस पर भारत का रुख क्या है, ये इस बारे में बयान दे सकते हैं लोकसभा में। मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में युद्ध की आग और भड़क गई है और ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल ड्रोन हमले तेज हुए हैं और खाड़ी के कई देश हैं जहां पर धमाकों, इंटरसेप्शन की खबरें लगातार आ रही हैं। इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और इराक। आज हम लोकेशन वाइज बताएंगे कि कहां, क्यों और कैसे हमले हुए हैं और इस युद्ध का ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो रहा है। इजराइल से ईरान तक पूरी रात बजते रहे सायरन। आयरन डोम जैसा घातक सिस्टम बार बार एक्टिव होता रहा। इजरायली सेना के मुताबिक बीते 24 घंटों में कई राउंड मिसाइलों के हमले हुए। इसके अलावा आसमान से ईरानी ड्रोन इजराइल के कई इलाकों में तबाही बनकर फूटे, फिर चाहे बात तेल अवीव की हो या फिर यरूशलेम की। इन दोनों शहरों पर ईरान लगातार निशाने साध रहा है और इजराइल के खिलाफ अपने इरादों को जाहिर करने में भी कामयाब हो रहा है। इधर तेहरान में भी बीती रात लगातार धमाके होते रहे। खासतौर से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से उठता धुआं इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल लगातार धुआं करने के ऑपरेशन को लेकर एक्टिव हैं। इजरायली स्ट्राइक्स के बाद मेहराबाद एयरपोर्ट में भारी तबाही मची। वहीं मिडिल ईस्ट के कई देश भी ईरानी बारूद से दहल रहे हैं। खासतौर से यूएई ईरान का प्राइम टारगेट बना हुआ है। यूएई ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में उसके एयर डिफेंस ने 125 से ज्यादा ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई मरीना का पूरा इलाका हाई अलर्ट जोन में तब्दील हो चुका है। हालांकि सऊदी अरब के वो इलाके जहां जहां अमेरिकी बेस स्थित हैं, वो भी ईरानी हमलों से अछूते नहीं हैं। खासतौर से सऊदी अरब के शहब ऑयल फील्ड की ओर ईरानी ड्रोन्स की लहर लगातार हमले बोल रही है। हालांकि सऊदी अरब ने दावा किया है कि कई ड्रोन वेव्स को गिराया गया है और बीते 24 घंटों में 16 ड्रोन्स ढेर किए गए हैं। इसके अलावा एक बैलिस्टिक और एक क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट हुई। रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में धमाकों और अमेरिकी एम्बेसी से सटे इलाकों में ईरान के ड्रोन्स का हमला हुआ और एम्बेसी में आग लगने की भी खबर सामने आई है। अमेरिका इन हमलों को लेकर अलर्ट मोड में है, लिहाजा अमेरिका ने कुवैत सिटी में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बदलते स्थानीय हालातों का हवाला देते हुए कुवैत के दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं कतर के रक्षा मंत्रालय ने दोहा के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा कतर के कई शहरों में तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है।
बहरीन के सलमान पोर्ट और मनामा भवन के इलाकों के पास ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इराक में भी ईरान उन इलाकों पर हमले बोल रहा है जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं। इनमें खास तौर से बगदाद एयरपोर्ट के आसपास के कई इलाके ईरान के प्राइम टारगेट बने हुए हैं। इन्हीं इलाकों के पास ईरानी ड्रोन आसमान में मंडराते हुए नजर आए तो इरबिल के कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इन तमाम हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक बार फिर ईरानी सेना से अपील करता हूं कि वो हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे, नहीं तो वो केवल मारे जाएंगे।